सबसे पहले भी एसआरएम यूट्यूब में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज का विषय है या आज का टॉपिक है भारत के अफवाह तंत्र, इंडिया ड्रेनेज सिस्टम। तो हम समझते हैं आखिरकार ये जो है अफवाह और जो तंत्र लिखा हुआ है, इन दोनों शब्दों का मतलब क्या होता है। तो आसान भाषा में कहा जा सकता है कि अफवाह का मतलब जो होता है वो बहाव होता है। बहाव किसी न किसी तरल पदार्थ का ही होता है। जैसे कि हमारे घर का जो है हैंडपंप का पानी बहकर किसी नाले में जाता है, और नाला क्या होता है, हमारे घर के नाली से थोड़ा सा बड़ा होता है। इसमें जल प्रवाहित होती हुई कहाँ चली जाती है, किसी बड़े नदी में मिल जाती है। और नदियाँ यह क्या करती है, उस पानी को प्रवाहित करती हुई या तो झील में मिला देती है, या बड़े से बड़े किसमें सागर में मिला दी जाती है, या तो उसके समुद्र में मिला देती है। इस प्रकार से देखा जाए तो एक निश्चित क्रम बन रहा है। और यही जो हमारे ये तत्व होते हैं, इनको वाहिका, ज्योग्राफी की भाषा में वाहिका कहा जाता है। तो इस तरह से हम देखें, एक डिफिनेशन के रूप में देख सकते हैं, तो कह सकते हैं कि निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को क्या कहा जाता है, अफवाह कहा जाता है। और दूसरा जो शब्द लिखा हुआ है सिस्टम, तो आखिर सिस्टम किससे कहते हैं, तो साइंस के लैंग्वेज में इसको कहा जाता है कि सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन इन ए सिस्टमेटिक वे इज नोन एज सिस्टम। एक छोटे से एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है, तो कंप्यूटर सिस्टम तब कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है जब उसके सारे अवयव एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और कार्य को संपादित करते हैं। वो अवयव कौन कौन से हो सकते हैं, पहला अवयव जो हो सकता है हमारा मॉनिटर हो सकता है, कीबोर्ड हो सकता है, माउस हो सकता है, यूपीएस हो सकता है, सीपीयू हो सकता है। सारे एक साथ जुड़कर जब किसी कार्य को क्या करते हैं, संपादित करते हैं, उसे हम कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारी जो एक मुख्य नदी होगी, और ये नदी की जितनी भी सारी सहायक नदियाँ होंगी, और वो सारी सहायक नदियाँ कि जितने भी प्रोसेस होंगे, प्रक्रियाएं होंगी, जो भी क्रियाकलाप वो नदियाँ करेंगी, उन सारे प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है, अपवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है। और ये जो अपवाह तंत्र है, अध्ययन की दृष्टि से तो जो अपवाह तंत्र है मुख्यतः चार भाग में डिवाइड किया गया है। वो चार भाग कौन कौन से हो सकते हैं, पहला जो हो सकता है पर्वतीय या तो हिमालयी कह दीजिए, हिमालयी हिमालयी नदियाँ। और दूसरी जो होती है वो होती है प्रायद्वीपीय नदियाँ। कौन सी नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ। और जो तीसरा होता है वो होता है तटीय नदियाँ। कौन सी, तटीय नदियाँ। कौन सी नदियाँ, तटीय नदियाँ। और चौथी जो होती है अंतःस्थलीय नदियाँ, अंतःस्थलीय नदियाँ, अंतःस्थलीय नदियाँ। वे नदियाँ जो हिमालय वाले क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं, किस क्षेत्र में, हिमालय वाले क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं, और उसको क्या कहा जाता है, हिमालय नदियाँ कहा जाता है। और वे नदियाँ जो भारत के दक्षिणी क्षेत्र में या प्रायद्वीपीय क्षेत्र में जो बहती हैं, उसे क्या कहा जाता है, प्रायद्वीपीय नदियाँ कहा जाता है। और वे नदियाँ जो तट वाले क्षेत्र में ज़्यादातर बहती हैं, किस क्षेत्र में, तट वाले क्षेत्र में ज़्यादातर बहती है, उसे कौन सी नदी कहा जाता है, तटीय नदियाँ कहा जाती है। और जो अंतःस्थलीय नदियाँ होती हैं वो स्थल से निकलती हैं और स्थल में विलुप्त हो जाती हैं। इस प्रकार की नदी को क्या कहा जाता है, स्थलीय नदियाँ कहा जाता है। तो ये रहा हमारे चार प्रकार की नदियाँ। और हिमालय नदियाँ को पुनः तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में, तीन पार्ट में। जो पहला पार्ट हो जाता है वो गंगा नदी तंत्र हो जाता है। कौन सा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। और दूसरा जो पार्ट हो जाता है वो कौन सी नदी तंत्र हो जाता है, सिंधु नदी तंत्र। कौन सी नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। और जो तीसरा जो हो जाता है वो कौन सा नदी तंत्र हो जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। कौन सा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। कौन सा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो आज के जो हम वीडियो में कवर करेंगे वो गंगा नदी तंत्र को कवर करेंगे, और डिटेल से उसके बारे में जानकारी लेंगे कि ये गंगा नदी तंत्र कहाँ से निकलती है और कहाँ तक प्रवाहित होती जाती है, और कितनी दूरी तक यह प्रवाहित होती है। आज की जो हमारी हेडिंग हो जाएगी वो गंगा नदी तंत्र। यह भी एक प्रकार का क्या बनाती है, सिस्टम बनाती है। इसमें एक जो मुख्य नदी हो जाएगी वो गंगा नदी हो जाएगी, तथा उसकी जितनी सहायक नदियां हैं उन सारे सहायक नदियों के जल का पानी किस नदी में आके गिरेगा, गंगा के नदी में आके गिरेगा। ये गंगा नदी जो है ये कहाँ आके गिरेगी, गंगा नदी में गिरेगी। अर्थात जितनी भी सहायक नदियां हैं तथा ये मुख्य नदी द्वारा जितने भी क्रियाकलाप होता है, इन सारे प्रोसेस को यानी सारे प्रक्रियाएं को क्या बोला जाता है, गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र को शुरू करने से पहले हमारे दिमाग में एक प्रश्न उत्पन्न होता है, आखिरकार
ये गंगा नदी का जो है कहाँ से निकलती है, अर्थात इसका उद्गम स्थान कहाँ से है। तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थान माना जाता है वो देवप्रयाग से माना जाता है। देवप्रयाग में एक शब्द लिखा हुआ है प्रयाग। आखिरकार इस प्रयाग का मतलब क्या होता है? तो प्रयाग का मतलब यह होता है कि जब दो नदियाँ या दो से अधिक नदियाँ आकर आपस में मिलती हैं, वो किसका निर्माण करती हैं? प्रयाग का निर्माण करती हैं। जब दो नदियाँ आकर आपस में संगम करती हैं, उसे क्या कहा जाता है? प्रयाग कहा जाता है। आखिरकार ये दो नदियाँ कौन कौन सी हैं जिसके माध्यम से देव प्रयाग का क्या होता है? निर्माण होता है। जो पहले हमारी नदी आती है, जो दाईं ओर से आती है, उसका नाम भागीरथी नदी हो जाता है। कौन सा नाम हो जाता है? भागीरथी नदी। और इसका जो उद्गम स्थान माना जाता है गंगोत्री हिमानी से माना जाता है। कहाँ से? गंगोत्री हिमानी से माना जाता है। गंगोत्री कहाँ से? हिमानी से माना जाता है। ये जो नदियाँ आती हैं यह दाईं ओर से नदियाँ आती हैं, और जो एक मुख्य नदी आती है वो बाईं ओर से आती है, जो संतोपत हिमानी से मानी जाती है। किस हिमानी से? संतोपत हिमानी से मानी जाती है। इस नदियाँ जो होती हैं ये बाईं ओर से आती हैं। यही दो मुख्य नदी की सहायता से देव प्रयाग का निर्माण होता है, और यहीं से क्या करती है नदियाँ गंगा के नाम से आगे बढ़ती है। ये जो देव प्रयाग है, इस देव प्रयाग से पहले 4 प्रयाग और बनते हैं, जिसमें से अलग अलग नदियाँ जो है एक मुख्य नदी कौन सी हो जाती है? यह मुख्य नदी जो है अलकनंदा नदी है। कौन सी नदी? अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी जो हो जाती है मुख्य नदी हो जाती है, जो बाईं ओर से आती है। और इसी अलकनंदा नदी के बाईं ओर से 3 और नदियाँ आती हैं और अलग अलग प्रयाग बनाती हैं। पेपर में यह प्रश्न सीधा सीधा पूछ दिया जाता है कि विष्णु प्रयाग किन दो नदियों के मिलन से बनता है? जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है तो विद्यार्थियों के क्या होते हैं? होश उड़ जाते हैं। तो चलिए हम इसी का ही आज निपटारा कर देते हैं कि आखिरकार ये कौन कौन से प्रयाग कहाँ कहाँ बनती है और किस किस नदियों की सहायता से बनते हैं। तो जो हमारी मुख्य नदी है अलकनंदा नदी, इसी नदी के बाईं ओर से एक 3 नदियाँ आके जुड़ती हैं। कितनी नदियाँ? 3 नदियाँ आके जुड़ती हैं। तो जो इसमें मुख्य नदी हो जाएगी वो अलकनंदा नदी हो जाएगी। कौन सी मुख्य नदी हो जाएगी? अलकनंदा नदी हो जाएगी। जो पहली नदी आके मिलती है धौली गंगा। कौन सी? धौली गंगा। कौन सी? धौली गंगा जो आके इसमें मिलती हैं और किस प्रयाग का निर्माण करती हैं? विष्णु प्रयाग का निर्माण करती है। कौन से प्रयाग का निर्माण करती हैं? विष्णु प्रयाग का। और यहाँ से यह नदी अलकनंदा के नाम से, अलकनंदा के नाम से क्या करती है? आगे बढ़ती है। और यह आगे बढ़ती है तो एक और नदी आके मिलती है जिसका नाम नंदाकिनी नदी है। कौन सी नदी? नंदाकिनी नदी। और यह नदी किस प्रयाग का निर्माण करती है? तो यह नदी नंद प्रयाग का निर्माण करती है। कौन से प्रयाग का निर्माण करती है? नंद प्रयाग का निर्माण करती है। और यह भी नदी किस नाम से आगे बढ़ती है? अलकनंदा नदी के नाम से आगे बढ़ती है। और जैसे जैसे यह आगे बढ़ती है तो एक नदी आगे और जुड़ती है जिसका नाम पिंडार नदी है। और यह पिंडार नदी क्या करती है? कर्ण प्रयाग का निर्माण करती है। कौन से प्रयाग का निर्माण करती है? कर्ण प्रयाग का निर्माण करती है। और यहाँ से नदियाँ आगे बढ़ती है तो एक इसके दाहिने तरफ से नदी आके जुड़ती है, जो कि कहाँ से निकलती है? ये ये जो नदी निकलती है ये कहाँ से ये नदियाँ निकलती हैं? तो ये केदारनाथ से निकलती है। किस कहाँ से? केदारनाथ से। यह नदियाँ केदारनाथ से निकलती है, जो मंदाकिनी के नाम से निकलती है। किस नाम से? मंदाकिनी के नाम से निकलती है। और यहाँ आकर अलकनंदा में मिलती है तो किस नाम से? कौन सा प्रयाग बनाती है? तो यह रुद्र प्रयाग बनाती है। कौन से प्रयाग बनाती है? तो यह रुद्र प्रयाग बनाती है। तो इस तरह से देखा जाए इसके बाईं ओर से 3 नदियाँ आकर किसमें मिलती हैं? अलकनंदा में। और 3 अलग अलग प्रयाग बनाती हैं। पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग, दूसरा नंद प्रयाग, तीसरा कर्ण प्रयाग। जो चौथी नदी आती है वो केदारनाथ से आती है, जो अलकनंदा के दाईं ओर से आकर मिलती है और रुद्र प्रयाग का निर्माण करती है। फिर अंततः गंगोत्री हिमानी से भागीरथी नदी आती है और कहाँ? देव प्रयाग में इसका संगम होता है, और यहीं से यह नदियाँ गंगा के नाम से परिवर्तित होकर आगे की तरफ बढ़ती है। तो चलिए एक नोट्स बनाकर लिख लेते हैं। वो 5 प्रयाग कौन कौन से हैं? तो विष्णु प्रयाग। कौन से प्रयाग? विष्णु प्रयाग किस 2 नदियों से मिलकर बना होता है? तो यह होता है अलकनंदा। अलकनंदा कौन से? अलकनंदा प्लस धौली गंगा। कौन सा? धौली गंगा। अलकनंदा प्लस धौली गंगा के 2 नदियों के मिलन से विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है। और जो दूसरी प्रयाग बनता है वो नंद प्रयाग। इसमें जो हो जाते हैं अलकनंदा प्लस नंदाकिनी। कौन सी? नंदाकिनी।
मंदाकिनी नदी आके मिलती है तो नंद प्रयाग का निर्माण होता है। और तीसरा जो प्रयाग बनता है वो कर्ण प्रयाग का निर्माण होता है। और कौन से अलकनंदा और प्लस कौन से पिंडर नदी, कौन सी नदी, पिंडर नदी का जो निर्माण होता है वो कर्ण प्रयाग का निर्माण होता है। और जो इसके दाईं ओर से नदी आती है मंदाकिनी नदी, जो कि रुद्र प्रयाग का क्या करती है, निर्माण करती है। तो इसमें कौन सी नदी हो जाती है, एक तरफ अलकनंदा हो जाता है और दूसरी तरफ कौन सी नदी हो जाती है, मंदाकिनी नदी। तब जाकर मिलकर रुद्र प्रयाग बनता है। और अंततः किस प्रयाग का निर्माण होता है, देव प्रयाग का निर्माण होता है। जहाँ से किस प्रयाग का निर्माण होता है, देव प्रयाग का, जहाँ से गंगा नदी निकलती है और इसमें अलकनंदा मुख्य नदी हो जाती है और दूसरी मुख्य नदी कौन सी हो जाती है, भागीरथी। तो इस तरह से जो यह नदियाँ जो है आगे की तरफ गंगा के नाम से आगे बढ़ती है और यहीं से किसको छोड़ देती है, पर्वतीय क्षेत्र को छोड़ देती है। यानी उत्तराखंड ये माना जाता है कि देव प्रयाग कहाँ बनता है, उत्तराखंड में। और यहीं से यह नदियाँ क्या करती हैं, पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। और जिस स्थान पर मैदानी भाग में प्रवेश करती है उस स्थान का नाम क्या हो जाता है, हरिद्वार। हरिद्वार एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कुंभ का मेला लगता है। और हरिद्वार एक उत्तर प्रदेश का राज्य जिला है जहाँ पर कुंभ का मेला लगता है। जैसे यह नदियाँ आगे बढ़ती है तो इसकी प्रथम सहायक नदियाँ जो होती है आकर इसमें मिलती है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, रामगंगा के नाम से जानते हैं। रामगंगा जो है ये उत्तराखंड से इसका उद्गम स्थान माना जाता है। और यह आके कहाँ मिलती हैं, कनौज नामक स्थान पर। कहाँ, कनौज, कनौज नामक स्थान पर किसमें मिलती है, गंगा में मिल जाती है। और रामगंगा जो है ये 600 किलोमीटर की दूरी क्या करती है, कवर करती है। और इसके जो किनारे जो प्रमुख शहर बसा हुआ है रामगंगा के किनारे, वो बसा हुआ है कौन कौन से शहर, हरदोई, दूसरा शहर बरेली और तीसरा शहर जो है मुरादाबाद। कौन सा, मुरादाबाद। कौन से शहर बसे हुए हैं, मुरादाबाद। तीन शहर कौन कौन किसके किनारे बसा हुआ है, ये रामगंगा की नदी के किनारे। और जैसे यह नदियाँ आगे बढ़ती है और प्रयागराज में आती है, इलाहाबाद में कह लीजिए, प्रयागराज में आती है, ये इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी जो है आकर मिलती है, जिसका नाम यमुना नदी है। कौन सा नाम, यमुना नदी। जो सबसे बड़ी इसकी सहायक नदी है वो यमुना नदी है। 1376 किलोमीटर की दूरी यह तय करती है, जो कि ये कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। कहाँ से, यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यमुनोत्री हिमानी से क्या करती है, निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और जाकर कहाँ, प्रयागराज में। कहाँ, प्रयागराज। अब नाम इलाहाबाद का नाम चेंज होकर क्या हो गया है, प्रयागराज। और यह प्रयागराज में क्या करती है, अपना पानी को गंगा में मिला देती है। कितनी दूरी कवर करती है, 1376 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये इसकी जो सहायक नदी है वो तीन, इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है वो एक होता है चंबल, चंबल नदी। दूसरा जो होता है बेतवा, कौन सा, बेतवा नदी। और जो तीसरा नदी होता है केन नदी। ये जो तीनों नदियाँ का जो उद्गम स्थल माना जाता है, इसका जो उद्गम स्थल माना जाता है किसका, चंबल का। तो ये एमपी के कहाँ, मध्य प्रदेश के एमपी के महू नामक स्थान से क्या इसका स्थान माना जाता है। और यह कहाँ जाके मिलती है, इटावा नामक स्थान पर। इटावा नामक स्थान पर यमुना नदी में आकर क्या करती है, मिल जाती है। फिर यह जहाँ हमीरपुर के पास में आती है, हमीरपुर, कहाँ, हमीरपुर के पास में आती है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है। तो ये बेतवा मिलती है जो कि विंध्य क्षेत्र से निकलती है। इसके विंध्य क्षेत्र से, विंध्य पर्वत से निकलती है। और यहाँ से क्या करती है, बेतवा जो है वो हमीरपुर में जाकर मिल जाती है। और केन जो है, केन का जो उद्गम स्थान माना जाता है, यह माना जाता है एमपी के कैमूर पहाड़ी से। कहाँ से, कैमूर पहाड़ी से, एमपी के कैमूर पहाड़ी से निकलती है और जाकर अपने पानी को किसमें छोड़ती है, यमुना नदी में छोड़ती है। और यमुना नदी कहाँ लाकर मिला देती है, प्रयागराज में। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे तीन नदियों का संगम होता है। और ये तीन नदियाँ कौन कौन सी हैं, उस नदियों को हम देख लेते हैं। पहला नदी तो यमुना नदी, दूसरी गंगा नदी। ये कौन सी नदी आ रही है, ये गंगा नदी के नाम से आगे बढ़ रही है। और यह गंगा नदी और यमुना नदी और एक और नदी है जिसका नाम है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी, ऐसा माना जाता है कि ये तीन नदियों के संगम से यहाँ पर था। लेकिन अब सरस्वती नदी का क्या था,
अस्तित्व है विलुप्त हो चुकी है। क्यों? क्योंकि जब बहुत लंबे समय के बाद नदियों में उद्गार आया तो सरस्वती नदी क्या हुई, ऊपर उठ गई और इसके पानी, आधा पानी कहाँ चला गया, गंगा नदी में, और आधा पानी किस नदी में आ गया, सरस्वती नदी में। तो इस तरह से यह नदियाँ अब विलुप्त हो चुकी है। और यहाँ से अगर गंगा नदी जो है आगे बढ़ती है तो एक और नदी आकर मिलती है, जो कि गाजीपुर में आके मिलती है। कहाँ मिलती है? गाजीपुर में। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला है, वहाँ आकर मिलती है। उस नदी का नाम है गोमती नदी। कौन सी नदी? गोमती नदी। यह जो गोमती नदी है, यह कहाँ से निकलती है? यह एक जगह है उत्तर प्रदेश में, पीलीभीत है। कौन सी जगह? पीलीभीत। और पीलीभीत में एक झील है, कौन सा झील? फुलहर झील। फुलहर झील से इसका उद्गम स्थान माना जाता है और यहीं से ये नदियाँ निकलती है। और निकलने के बाद गाजीपुर नामक स्थान पर कहाँ जाके मिलती है? गंगा नदी में आके मिल जाती है। और यह गंगा नदी के किनारे जो प्रमुख शहर बसा हुआ है वो लखनऊ है। कौन सा शहर? लखनऊ। यह लखनऊ शहर पेपर में पूछा जा चुका है, किसी न किसी पेपर में पूछा जा चुका है कि जो लखनऊ शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो उत्तर जो हो जाएगा गोमती नदी के किनारे। जैसे जैसे यह नदियाँ आगे बढ़ती है तो एक और नदी आके इसमें मिलती है, जो इसके बाईं ओर से आकर नदी मिलती है, जो उसका उद्गम स्थान माना जाता है। कहाँ से? नेपाल से माना जाता है। कहाँ से? नेपाल से। ये पड़ोसी देश है, यहाँ से इसका उद्गम स्थान माना जाता है। और आकर यह नदी कहाँ मिलती है? घाघरा के नाम से। तो कौन सी नदी है? घाघरा के नाम से आकर नदी मिलती है। कहाँ मिलती है? छपरा में आकर मिलती है। छपरा कहाँ है? जो कि उत्तर प्रदेश में है। इसको सारण भी कहा जाता है, सारण जिला, या तो छपरा जिला या तो सारण जिला कर लीजिए, वहाँ आकर मिलती है। ये जो घाघरा नदी है, ये दो नदियों के मिलन से ये क्या करती है, घाघरा नदी बनती है। और कहाँ यहाँ मिलती है? ये जो दो नदियाँ मिलती हैं, वो नदियाँ जो मिलती है बहराम घाट पे। कहाँ? बहराम घाट पे। ये जो दो नदियाँ हैं ये कहाँ आकर मिलती हैं? बहराम घाट पे। और यह नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? नेपाल से निकलती हैं। तो नेपाल से जब यह नदियाँ निकलती हैं, थोड़ा सा इसको हम रफ कर देते हैं, तो जो ये नेपाल से नदियाँ निकलती हैं तो ये कहाँ आके मिलती हैं? बहराम घाट में मिलती हैं। और यह बहराम घाट से घाघरा के नाम से नदियाँ आगे बढ़ती हैं और अपना पानी कहाँ ला के छोड़ती है? छपरा में। जब यह नदियाँ काली नदी के नाम से कहाँ से निकलती है? नेपाल से निकलती है। और यह नदी का किस नाम से निकलती है? कर्णाली नाम से निकलती है। और यहाँ से यह निकलने के बाद जब इंडिया में प्रवेश करती है तो इसका नाम बदलकर शारदा हो जाता है। और यही शारदा नदी जाकर बहराम घाट में किस नदी से, ये जो नदी इंडिया में प्रवेश करती है, ये घाघरा के नाम से प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? इंडिया में। तो यह नदी क्या काम, शारदा और घाघरा नाम की दो नदियाँ आपस में बहराम घाट में मिलती है और घाघरा के नाम से छपरा में जाकर क्या करती हैं? मिल जाते हैं। जैसे जैसे छपरा के आगे बढ़ती है तो पटना नामक स्थान पर एक और नदी आके मिलती है, जो इसके कहाँ से मिलती हैं? दाईं ओर से आके मिलती हैं, जिसका नाम होता है सोन नदी। यह नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक की कहाँ से निकलती है? पहाड़ी से निकलती है, जो कि एमपी में पड़ता है। ये नदियाँ वहीं से निकलती है और अपने पानी को लाकर किसमें छोड़ देती है? गंगा नदी में छोड़ देती है। इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है रिहंद नदी। रिहंद नदी। कौन सी नदी? रिहंद नदी। यानी दो नदियों के पानी को लाकर कहाँ छोड़ती है? गंगा नदी में छोड़ती है। जैसे यह नदियाँ आगे बढ़ती है तो एक और नदी आके जुड़ती है, गंडक नदी। और गंडक नदी कहाँ जाके जुड़ती है? बिहार के पटना नामक स्थान पर क्या करती है? जुड़ती है। और यह बिहार के पटना नामक स्थान पर जुड़ती है। और जुड़ने के बाद ये कौन सी नदी है? गंडक नदी। ये कहाँ से निकलती है? नेपाल से यह नदियाँ निकलती है। गंडक नदी यह कहाँ से निकलती है? नेपाल से निकलती है। और कहाँ जाके मिलती है? पटना नामक स्थान पर, बिहार के पटना जिला में कह लीजिए। ये नदियाँ कहाँ जाके मिलती है? गंगा नदियाँ मिलती है। जैसे यह नदियाँ आगे बढ़ती हैं तो एक और नदी आके जुड़ती है जिसका नाम है कोसी नदी। कौन सी नदी? कोसी नदी। ये कोसी नदी बिहार का शुभ भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह नदियाँ इतनी बार रास्ता बदलती है जिससे बिहार में धन और जन की काफ़ी हानि होती है। क्योंकि इसका रास्ता कभी निश्चित नहीं हो पाता है कि कहाँ जा रही है और जाकर कहाँ अपना पानी को छोड़ती है? गंगा नदी में पानी छोड़ती है। किस स्थान पे? कुर्सेला नामक स्थान पे। कुर्सेला नामक स्थान कहाँ पड़ता है? बिहार में। और यहीं से क्या नाम करती है?
आगे जो गंगा नदी है वो आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते 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 कहाँ जाती है, पश्चिम बंगाल में जाती है। और पश्चिम बंगाल में एक इसके दाईं ओर से नदी आकर मिलती है जिसका नाम होता है हुगली नदी। कौन सी नदी? हुगली नदी। जिसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? प्रमुख शहर कोलकाता बसा हुआ है। कौन सा? कोलकाता। और इसी की एक सहायक नदी है दामोदर नदी। कौन सी नदी? दामोदर नदी। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का क्या कहा गया है? सो कहा गया है। जो काम यहाँ कोसी नदी करती है वही काम यहाँ कौन सी नदी कर रही है? दामोदर नदी। यानी इस प्रकार से देखा जाए, और दामोदर नदी जब यहाँ पश्चिम बंगाल में आती है तो एक इसके बाईं ओर से नदियाँ आती हैं, और बाईं ओर से नदियाँ जो है वो महानंदा के नाम से आती है। किस नाम से? महानदी के नाम से। महानदी। ये जो महानदी है ये महानदी के नाम से आती है। जो इसका उद्गम स्थान है दार दार्जिलिंग की पहाड़ी है। किस नाम से? ये दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है और यहीं से क्या करती है, ये नदियाँ आगे बढ़ती हैं और एक फरक्का नाम के बैराज का क्या करती है? निर्माण करती हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? फरक्का बैराज। किस नाम से? फरक्का बैराज के नाम से जानते हैं। और ये एक प्रकार का बैराज बनाती है और यहीं से यह नदियाँ क्या करती हैं? आगे बढ़ती हैं और आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ जाके मिलती हैं? बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में एक आती है ब्रह्मपुत्र नाम की नदी, और यह बांग्लादेश में इंटर करती है। तो यह गंगा नदी जिस नाम से इंटर करती है उसे हम पद्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। और जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है इसको हम बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? जमुना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जमुना के नाम से जानते हैं। और यह जो आ रही है नदियाँ, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी है, ये बांग्लादेश में इंटर की, तो यहाँ जब संगम होता है, इस संगम के बाद जो नदियाँ निकलती हैं, इस नदी का नाम जो हो जाता है इस नदी का जो नाम हो जाता है वो मेघना हो जाता है। क्या नाम हो जाता है? मेघना नाम हो जाता है। और मेघना के नाम से आगे बढ़ती है और एक डेल्टा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? डेल्टा का निर्माण करती है, जिस डेल्टा का नाम हो जाता है सुंदरबन डेल्टा। यह भारत की सबसे बड़ी डेल्टा है। कौन सा डेल्टा? सुंदरबन डेल्टा। कौन सा डेल्टा? सुंदरबन डेल्टा। यह सुंदरी नामक वृक्ष के कारण प्रसिद्ध हुआ है। एक बहुत बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है और यह डेल्टा का निर्माण करने के बाद ये अपनी नदियाँ पानी कहाँ छोड़ देता है? अलग अलग दिशाओं में पानी बहाकर कहाँ छोड़ देता है? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ? बे ऑफ बंगाल। कहाँ? बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी में अपने पानी को गिरा देता है। इस तरह से ये हमारी जो नदियाँ हुई पूरे गंगा नदी तंत्र का एक सिस्टम बना, और ये पूरा जो इसमें सारी सारी चीज़ें होती हैं वो देख ली गई। और इसमें बची दो तीन चीज़ें और मुख्य जो चीज़ें हैं उसको हम देख लेते हैं। वो अगर इसका आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो इसका आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। फिर इसको रफ करने के बाद कुछ मुख्य बातें जो इसकी हैं उसको देख लेते हैं। तो इसको हम रफ करते हैं। फिर इसकी जो मुख्य कुछ बातें हैं उसको हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसकी मुख्य बातें हैं, उसको देख लेते हैं। तो ये जो मुख्य बातें जो हैं जो नोट में आप देख सकते हैं, वो एक तो ये है कि गंगा नदी जो है 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित की गई थी। और राष्ट्रीय नदी के बाद इसमें एक जलीय जीव है जिसका नाम है डॉल्फिन। और डॉल्फिन नदी डॉल्फिन जो नाम की मछली है उसको भी राष्ट्रीय जलीय जीव नाम घोषित किया गया है। इसमें प्रश्न ये बनते हैं कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो उसका उत्तर हो जाता है यमुना नदी। यमुना नदी क्या है? गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और जो एक और इसमें प्रश्न बनता है कि गंगा नदी की वह कौन सी सहायक नदी है जो कि मैदानी भाग से निकलती है और कहाँ जाके मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। और कौन सी नदी है? तो उसका नाम हो जाता है गोमती नदी। तो ये सारे मुख्य बातों को हम एक नोट के थ्रू लिख लेते हैं। नोट में क्या करते हैं? लिख लेते हैं। कौन सी? गंगा कौन सी नदी है? 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित। कौन सी नदी घोषित? राष्ट्रीय नदी घोषित। राष्ट्रीय नदी घोषित हो गई गंगा नदी। और जो दूसरा मुख्य बात हो गया कि डॉल्फिन जो है, डॉल्फिन ये क्या है?
ये मछली है, डॉल्फिन मछली। यह भारत की या गंगा की जो है राष्ट्रीय जलीय जीव है। कौन सा है? जलीय जीव। यह कौन सा है? जलीय जीव है। जो तीसरा हो जाता है कि जो है प्रयाग, कौन कौन से नाम से कौन कौन से प्रयाग बनाते हैं उसको तो हमने पहले ही देख लिया था। और दूसरी नदी है कि गंगा की जो सबसे गंगा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी यमुना नदी है। कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है? यमुना नदी। यमुना नदी जो कि 1376 किलोमीटर की क्या करती है? दूरी तय करती है। जो चौथा मुख्य बातें यह हो जाती है, चौथी मुख्य बातें क्या हो जाएंगी? यमुना नदी के किनारे या गंगा नदी के किनारे कौन कौन से प्रमुख शहर हैं? गंगा के किनारे प्रमुख शहर कौन कौन से हो जाएंगे? गंगा के किनारे जो प्रमुख शहर हो जाएंगे वह इलाहाबाद, इलाहाबाद या प्रयागराज कह लीजिए। इलाहाबाद या प्रयागराज। दूसरा जो शहर हो जाएगा वाराणसी। जो तीसरा शहर हो जाएगा कानपुर। कानपुर यमुना नदी के किनारे है, और यमुना नदी की जो किनारे हैं कौन से? यमुना नदी के किनारे। यमुना नदी के किनारे कौन से शहर हैं? प्रमुख शहर, प्रमुख शहर यमुना नदी के किनारे। यमुना नदी के प्रमुख शहर जो हैं नदी के यहाँ के किनारे कौन सी शहर है? यमुना नदी के किनारे जो प्रमुख शहर है वह शहर है कौन से? कानपुर, इटावा, और दो तीन शहर है जैसे दिल्ली, मथुरा। कौन से शहर? मथुरा इत्यादि जो शहर हैं वो कानपुर के किनारे हैं। और जो एक प्रमुख शहर है वो वहाँ जो है वो घाघरा नदी के किनारे। कौन से शहर बसे हुए हैं? घाघरा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? घाघरा नदी के किनारे कौन सा प्रमुख शहर बसा हुआ है? तो घाघरा नदी के किनारे जो प्रमुख शहर बसा हुआ है वो है बलिया। और कौन कौन से है? गोंडा, बाराबंकी, गोंडा, बाराबंकी। यह सब किस नदी के किनारे बसा हुआ है? घाघरा नदी के किनारे बसा हुआ है। जो सातवां इसकी मुख्य बातें हो जाती हैं और सबसे महत्वपूर्ण है कि कितने ये राज्यों को क्या करती है? कितने राज्यों को गंगा नदी कवर करती है? कितने राज्यों को क्या करती है? गंगा नदी कवर करती है। कितने राज्यों को गंगा नदी कवर करती है या प्रवाहित होती है? प्रवाहित होती है। कितने राज्यों में गंगा नदी प्रवाहित होती है? कितने राज्यों में गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो कौन से कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड, उत्तराखंड। दूसरा राज्य कौन सा हो जाता है? ये पहला राज्य उत्तराखंड। दूसरा राज्य जो हो जाता है वो उत्तर प्रदेश। और तीसरा राज्य जो हो जाता है वो हो जाता है बिहार। और चौथा राज्य हो जाता है वो थोड़ा सा झारखंड में प्रवाहित होती है। कहाँ? झारखंड में। और जो पांचवा राज्य हो जाता है वो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में क्या करती है? प्रवाहित होती है। और जो आठवां है, जो सबसे प्रमुख बात है कि यह गंगा नदी जो है, गंगा नदी कितने देश में प्रवाहित होती है? तो गंगा नदी 2 देशों में, कितने देशों में? 2 देशों में प्रवाहित होती है। 2 देशों में कहाँ होती है? प्रवाहित होती है। कितने देशों में? 2 देशों में प्रवाहित होती है। प्रवाहित होती है। वो कौन कौन से देश हैं? तो वह देश हैं, पहला जो देश है वह तो भारत है। भारत है अर्थात इंडिया। और जो दूसरा देश है बांग्लादेश। कौन सा? बांग्लादेश। तो ये रहा अब तक के ये सारी मुख्य बातें। जो हमारा टॉपिक चल रहा था भारत के अफवाह तंत्र, इंडिया ड्रेनेज सिस्टम। तो हमने इंडिया ड्रेनेज सिस्टम को 4 भाग में क्या किया था? डिवाइड किया था। जो पहला भाग था हिमालय नदियाँ, और दूसरा प्रायद्वीपीय नदियाँ, वे नदियाँ जो पठारी भाग में बहती हैं। तटीय नदियाँ जो तट वाले क्षेत्र में बहती है। और अंतःस्थलीय नदियाँ। हिमालय नदियों को पुनः 3 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला जो पार्ट था गंगा नदी तंत्र, दूसरा जो पार्ट था सिंधु नदी तंत्र, और तीसरा जो पार्ट था ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो इससे हम पहले गंगा नदी तंत्र को हम पढ़ चुके हैं और उनकी जितनी सारी जानकारियाँ थी एक जगह एकत्रित कर चुके हैं।
और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आज जो हम टॉपिक जो शुरू करेंगे सिंध नदी तंत्र तथा इसकी जितनी भी सारी जानकारी है उसको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सिंध नदी तंत्र। तो हमारा हेडिंग क्या हो जाएगा, सिंध नदी तंत्र। तो ये तीनों नदियां हम बारी बारी से देखते हैं। हम सिंधु नदी तंत्र को क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। पहली नदी जो होती है सिंधु नदी तंत्र, और दूसरी नदी जो होती है गंगा नदी तंत्र, और जो तीसरी नदी होती है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये तीन नदी जो है एक तरफ से तंत्र बनाती हैं, सिस्टम बनाती हैं। ये हिमालय की नदी तंत्र का हिमालयी नदी तंत्र हो गया, और यही नदी में आज हम वीडियो में जो कवर करेंगे वो करेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में। और इसके पूरी डिटेल हम पढ़ेंगे आज सिंधु नदी तंत्र के बारे में कि उसकी कौन सी सहायक नदियां हैं, किधर से सहायक नदियां कौन सी आ रही है, उस पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, किस नदी पे कौन से शहर बसे हुए हैं, आखिरकार सिंधु नदी तंत्र का हमारे भारत में क्या इतिहास रहा है। इस तरह की सारी हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो चलिए आज का जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी के सबसे पहले दिमाग में यह प्रश्न आता है कि सिंधु नदी तंत्र का स्थान, उद्गम स्थान कहाँ से है। तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थान माना जाता है वो मानसरोवर झील से माना जाता है। मानसरोवर झील जो पड़ता है वो तिब्बत में पड़ता है। जो तिब्बत जो पड़ता है वो चीन का भाग है, और तिब्बत में मानसरोवर झील से क्या करती है, सिंधु नदी निकलती है। ये बोखरचू ग्लेशियर के पानी को सिंधु नदी लेकर आगे बढ़ती है। जब सिंधु नदी तिब्बत वाले पार्ट में एंटर करती है तो उसे तीन नाम से जाना जाता है। एक नाम हो जाता है शेरमुख, दूसरा नाम हो जाता है सिद्धि बगान, और दूसरा जो नाम हो जाता है सिगी बगान, और तीसरा नाम हो जाता है सीनों का बाग। सीनों का बाग। इस प्रकार से देखा जाए तो ये जब देखा जाए कि ये जो नदियां हैं मानसरोवर झील से निकलती है और तिब्बत वाले क्षेत्र में प्रवाहित होती है, तो तीन नाम से प्रवाहित होती हुई जाती है। और जब यह दमचौक नामक स्थान पर इंटर करती है तथा भारत में प्रवेश करती है तो इसका नाम बदलकर सिंधु नदी हो जाती है। और यही सिंधु नदी के नाम से आगे प्रवाहित होती हुई लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर में प्रवाहित होती हुई चिलास नामक स्थान से ये क्या करती है, पाकिस्तान में इंटर करती है। और पाकिस्तान का ढाल का अनुसरण करते हुए ये सीधे सीधे कहाँ चली जाती है, कराची नामक स्थान पर यह नदियाँ क्या करती है, अरब सागर में अपने पानी को गिरा देती है। अरब सागर में अपने पानी को क्या करती है, गिरा देती है। इस तरह से देखा जाए तो ये तीन देश को क्या करती है, टच करती हुई अपने जल को क्या करती है, प्रवाहित करती है। उसमें से पहला जो देश हो गया वो है चाइना, और दूसरा जो देश हो गया वो इंडिया, तथा तीसरा जो देश हो गया वो पाकिस्तान। इस तरह से ये तीन देशों को अपने जल को प्रवाहित करती हुई आगे बढ़ती है और अरब सागर में पानी को मिला देती है। इस तरह से देखा जाए तो ये 2880 किलोमीटर की दूरी टोटल तय करती है, और 1140 किलोमीटर की दूरी भारत में क्या करती है, प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार से जो मुख्य हमारी नदी हुई ये सिंधु नदी हुई। अब इसी सिंधु नदी के कुछ सहायक नदियां हैं जो उसके दाईं ओर से आके मिलती हैं, और कुछ नदियां जो हैं उसके बाईं ओर से आके मिलती है। तो चलिए हम इसको थोड़ा और डीपली में देखते हैं। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो आगे चलिए बढ़ते हैं। तो इसको हम अभी रफ करते हैं, तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये आप ध्यान में रखें कि आपके सामने एक इंडिया का मैप, जो प्राकृतिक मैप होता है, वो खुला होना चाहिए ताकि आपको यह बेहतर से बेहतर तरीके से समझ आ सके। तो चलिए हमारा जो स्ट्रक्चर सिंधु नदी का बनता है वो कुछ इस तरह से सिंधु नदी का स्ट्रक्चर बनता है। तो ये रहा हमारा सिंधु नदी, और ये सिंधु नदी जो है इस तरह से प्रवाहित होती है, और इसमें जो है पानी है इस तरह से प्रवाहित होती हुई जाती है। और इसके उत्तर ओर से कुछ सहायक नदियां हैं जो आके इसमें अपने पानी को छोड़ती हैं। तो इसमें एक नदी है जो कि सियोक नदी से नाम से जानी जाती है, और ये सियोक नदी है ये रीमो हिमानी से निकलती है। रीमो हिमानी से ये सियोक नदी क्या करती है, निकलती है और सिंधु नदी में आके मिल जाती है। सिंधु नदी में मिलने से पहले इसमें एक और नदी आके मिलती है जिसका नाम है नुब्रा नदी, या नुब्रा घाटी से निकलती है, या नुब्रा घाटी से निकलती है। और यह पानी अपना सियोक नदी में ले जाकर छोड़ती है, और यह सियोक नदी आगे प्रवाहित होती हुई कहाँ जाती है, सिंधु नदी में आके मिल जाती है। जैसे ये सिंधु नदी आगे बढ़ती है तो ये
कश्मीर वाले घाटी में एक हुंजा नामक नदी क्या करती है, आके इसमें मिल जाती है। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है तो गिलगित में कश्मीर घाटी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गिलगित नदी। और यही गिलगित नदी आगे चलकर अपने वर्षा के जल को सिंधु नदी में मिला देती है। और यहाँ से हमारी क्या होती है, भारत का सीमा बनता है। ऐसे भारत का हमारा सीमा बन गया और यहाँ से हमारी भारत की क्या हो गई, सीमा बन गई। अब जैसे जैसे ये नदियाँ आगे बढ़ती हैं तो एक पाकिस्तान की तरफ से कुछ प्रमुख नदी हैं जो कि आके सिंधु नदी में मिलती है। और ये जो पाकिस्तान की तरफ से आके मिलने वाली नदी है उस नदी का नाम है काबुल नदी। काबुल नदी दो नदियों के पानी को लेकर बढ़ती है। पहली नदी जो हो जाती है काबुल और दूसरी नदी जो हो जाती है स्वात नदी। ये दो नदियाँ क्या करती हैं, अपने वर्षा को जल को लाती हैं और ले जाकर सिंधु नदी में छोड़ देती हैं। फिर ये नदियाँ जब पाकिस्तान की तरफ आगे बढ़ती हैं तो एक और नदी आके इसमें मिलती है जिस नदी का नाम है खुर्रम नदी। ये खुर्रम नदी भी अपने साथ लाई गई पानी को सिंधु नदी में छोड़ देती है। जैसे ये नदियाँ और आगे बढ़ती हैं तो एक और नदी आके इसमें मिलती है जो कि पाकिस्तानी की तरफ से आती है, गोमल नदी। गोमल नदी भी अपने साथ लाई गई जल को किसमें मिला देती है, सिंधु नदी में। और ये सिंधु नदी क्या करती है, कराची नामक स्थान पर ये अपने वर्षा के जल को किसमें मिला देती है, अरब सागर में मिला देती है। अरब सागर में क्या करती है, मिला देती है। इस तरह से यह उत्तर ओर से आने वाली कुछ प्रमुख इसकी सहायक नदियां हैं। और इसके कुछ नदियां जो हैं वो दक्षिण ओर से आके मिलती हैं। इसमें 5 नदियां जो हैं वो दक्षिण ओर से आके मिलती है जो भारत के परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण नदी हैं। और ये नदियां अलग अलग तरह से पूछे जाते हैं भारत के परीक्षाओं में। तो पहली नदी जो है वो आके मिलती है वो है झेलम नदी। तो झेलम नदी का जो उद्गम स्थल माना जाता है वो शेषनाग झील से माना जाता है। और शेषनाग झील जो है यह पड़ता है जम्मू कश्मीर के बैरीनाग नामक स्थान पर। ये जम्मू कश्मीर के बैरीनाग नामक स्थान पर इसका क्या उद्गम स्थल माना जाता है। तो जैसे यह नदी पीर पंजाल में क्या करती है, एक घाटी बनाती है। और यह बुलर झील को जैसे ही पार करती है, बुलर झील को जैसे ही यह पार करती है तो इसमें एक बहुत बड़ा घाटी बनाती है जिसको गाज नाम से जाना जाता है। और यह नदी आगे प्रवाहित होती हुई पाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है झुंग। यहीं पे आके क्या करती है, चिनाब नदी से आके मिल जाती है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो 740 किलोमीटर की दूरी यह तय करती है। 740 किलोमीटर की दूरी यह प्रवाहित होती हुई कहाँ जाती है, झुंग नामक स्थान पर जाके मिल जाती है। और इस पे कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी हैं, उसको आगे देखेंगे। अब उसके बाद से आती है चिनाब नदी। ये किस नदी में जाके मिलती है, चिनाब नदी। और चिनाब नदी जो है दो मुख्य नदी से मिलकर बनी है और छोटी छोटी नदियां हैं। पहली नदियां जो है चंद्र नदी और दूसरी नदियां जो है भागा नदी। यहाँ मिलने के बाद यह चिनाब के नाम से क्या करती है, आगे बढ़ती है। और यह कहाँ जाके मिलती है, झेलम नदी से। ये कौन सी नदी है, झेलम नदी। ये झेलम नदी से किसमें जाके मिलती है, झुंग नामक स्थान पर मिल जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं तो एक और नदी आके मिलती है जिसका नाम है रावी नदी। और रावी नदी का जो उद्गम स्थान माना जाता है रोहतांग दर्रा माना जाता है। रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रे से क्या करती है, यह झेलम नदी निकलती है जो कि हिमाचल प्रदेश का जगह है। हिमाचल प्रदेश में एक जगह है। और जो चिनाब नदी का उद्गम स्थान माना जाता है, यह माना जाता है बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा, इसी दर्रे से क्या होती है, ये चिनाब नदी निकलती है। ये भी किस राज्य में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश वाले राज्य में पड़ता है। ये रावी नदी जो क्या करती है, आगे चल के चिनाब नदी में मिल जाती है। यहाँ से मिलने के बाद ये चिनाब नदी है, ये चिनाब के नाम से आगे बढ़ती है। और ये चिनाब के नाम से आगे बढ़ते बढ़ते किसमें जाके मिल जाती है, सतलज नदी में आगे चल कर मिल जाती है। रावी नदी के बाद जस्ट हम देखते हैं एक और नदी आके मिलती है जिसका नाम है ब्यास नदी। यह भी रोहतांग दर्रे से ही निकलती है जो कि हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में क्या करता है, पड़ता है। ब्यास नदी है, यह आगे चलकर किसमें मिलती है, सतलज नदी में मिल जाती है। और सतलज नदी आगे चलकर किसमें मिल जाती है, चिनाब नदी में। और चिनाब नदी क्या करती है, आगे चलकर यह सतलज के नाम से, सतलज के नाम से आगे चलकर ये किसमें मिल जाती है,
यह मिल जाती है सीधे सीधे सिंधु नदी में, और सिंधु नदी आगे चलकर किसमें, अरब सागर में अपने पानी को गिरा देती है। तो ये सतलज नदी है। सतलज नदी के पहले देख लेते हैं उद्गम स्थान कहाँ कहाँ से है। तो सतलज नदी का जो उद्गम स्थान माना जाता है, और ये जो मानसरोवर झील है, जस्ट उसी के बगल में एक झील है जिसका नाम है राकसताल झील। राकसताल झील, इसी झील से वो क्या करती है, सतलज नदी निकलती है और सिपकिला दर्रा को पार कर सिपकिला दर्रा को क्या करती है, पार करके ये भारत में प्रवाहित होती है। और भारत में प्रवाहित होते होते इसमें इसी नदी में आकर क्या करती है, ब्यास नदी मिल जाती है। और ये ब्यास नदी आगे चलकर सतलज नदी मिलती है, और सतलज नदी ब्यास नदी और अपने सतलज नदी का पानी ले जाकर किसमें मिलाती है, चिनाब नदी में। जबकि चिनाब नदी कहाँ मिलती है, पठानकोट के समीप। पठानकोट के समीप क्या करती है, मिलती है। और ये पठानकोट में एक पंचनद बनाती है, पंचनद, जिसमें 5 नदियों के पानी क्या होती है, इसमें समाहित होती है। और ये सतलज नदी आगे चलकर सिंधु नदी में मिल जाती है। यही सिंधु नदी भारत की दृष्टि से और पाकिस्तान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण नदी हो जाती है। इन दोनों के बीच में विवाद भी सिंधु नदी को लेकर है। और 1960 में देखा जाए, 1960 में एक जल समझौता हुआ था जिसको सिंधु नदी जल समझौते के नाम से जाना जाता है। इसमें पाकिस्तान की तरफ से अय्यूब खान थे और इंडिया की तरफ से प्रधानमंत्री JL नेहरू थे। JL नेहरू, इन दोनों लोग के बीच में एक जल समझौता हुआ था, और इसी जल समझौते को सिंधु जल समझौता कहा जाता है। इसमें से 3 नदी जो है, सिंधु नदी और झेलम नदी और चेनाब नदी, सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी, ये तीनों का जल का पानी, तीनों नदी का जल का पानी क्या करता है, ये 80% पानी पाकिस्तान यूज करता है, तथा 20% पानी कौन यूज करता है, भारत यूज करता है। और जो 3 नदियाँ बची, रावी, ब्यास और सतलज, रावी, ब्यास और सतलज, ये 3 नदियों का जो पानी है वो 80% पानी भारत यूज करता है और 20% पानी क्या करता है, पाकिस्तान यूज करता है। ये 1960 में एक जल समझौता हुआ था, उसी जल समझौते का परिणाम निकल कर ये सामने आता है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये दक्षिणी साइड से मिलने वाली जो सिंधु नदी है, इसे कुछ प्रमुख नदियाँ हैं। भारत सरकार ने इसी नदी के जो है, इनकी सहायक नदी हैं, इन्हीं नदी के आसपास के क्षेत्र को विकसित करने के लिए इसी नदी पे क्या करी है, परियोजनाएं का निर्माण किया है। तो ये परियोजनाएं कौन कौन सी है, ताकि इनके आसपास के क्षेत्र को विकसित किया जा सके। तो झेलम नदी पे 2 परियोजनाएं हैं। पहली परियोजना है उरी परियोजना, और दूसरा जो परियोजना है वो परियोजना है तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना, इन्हीं 2 परियोजनाओं के नाम से ये प्रसिद्ध हुई हैं दोनों ये परियोजनाएं। और ये झेलम नदी पे क्या की है, अपनी परियोजना भारत सरकार ने लॉन्च किया है। और चिनाब नदी पे जो है, इस पे 2 परियोजनाएं हैं। पहला परियोजना है सलाल परियोजना और दूसरा परियोजना है दुलहस्ती परियोजना। ये दुलहस्ती परियोजना, ये क्या किया, इसके आसपास के क्षेत्र को विकसित करने के लिए क्या किया गया है, इस पर परियोजनाएं बनाया गया है। अब रही बात कि इन दोनों के बीच एक जो क्षेत्र बनता है, इसको दोआब कहा जाता है। और दोआब क्या चीज़ होती है, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी का जमाव होता है, जिसपे बसने लायक क्या होता है, जगह हो जाती है। तो उसी को क्या कहा जाता है, दोआब क्षेत्र कहा जाता है। और वो दोआब क्षेत्र जो है किस नाम से जाना जाता है, कि ये छाछ दोआब क्षेत्र कहा जाता है। छाछ दोआब क्षेत्र कहा जाता है। ये सारे क्षेत्र को छाछ दोआब क्षेत्र कहा जाएगा। इसके बीच में झेलम और चिनाब नदी के बीच में जितने भी ये क्षेत्र हैं, इन क्षेत्र को जो दोआब बना रही है, जिसमें मिट्टी नदियों द्वारा ला के छोड़ी गई है, जो रहने लायक हो गया, उसे छाछ दोआब क्षेत्र कहा जाता है। और चिनाब और रावी के बीच में जो दोआब क्षेत्र बनता है, उस दोआब क्षेत्र को कहा जाता है रचना दोआब क्षेत्र। ये चिनाब और रावी के बीच में जो दोआब क्षेत्र बनता है, जो उनके द्वारा नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से बनता है, इनको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रचना दोआब क्षेत्र। इनको क्या कहा जाता है, रचना दोआब क्षेत्र। क्या कहा जाता है, रचना दोआब क्षेत्र, दोआब क्षेत्र।
ये क्या कहा जाता है, रचना दोआब क्षेत्र। और रावी और ब्यास के बीच में जो दोआब क्षेत्र बनता है उसको क्या कहा जाता है, बाहरी दोआब क्षेत्र। कौन सा दोआब क्षेत्र, बाहरी दोआब क्षेत्र। दोनों नदियों के बीच में कौन सा क्षेत्र बनता है, बाहरी क्षेत्र। बाहरी क्या, दोआब क्षेत्र। क्या कहा जाता है, बाहरी दोआब क्षेत्र। इन दोनों नदियों के बीच से लाई गई मिट्टी के जो क्षेत्र बनता है उन्हें क्या कहा जाता है, बाहरी दोआब क्षेत्र कहा जाता है। और ब्यास और ये जो सतलज नदी है, ये कौन सी नदी है, सतलज नदी। ये कौन सी नदी है, सतलज नदी। ये सतलज नदी के जो बीच में क्षेत्र बनता है, इन दोनों क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, विष्ट दोआब क्षेत्र कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, विष्ट दोआब क्षेत्र कहा जाता है। कौन सा क्षेत्र, विष्ट दोआब क्षेत्र कहा जाता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए कि जो इस पे जो जितने दोआब क्षेत्र बने हैं, ये पेपर की दृष्टि से या परीक्षा प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न ऑप्शनल बनाकर इसी के क्रम पूछ लेता है कभी कभी, और या तो सीधे क्वेश्चन पूछ लेगा तो चिनाब नदी पे कौन कौन से परियोजनाएं हैं, ऑप्शन बना लेगा, सलाल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना। दूसरा दे देगा तुलबुल परियोजना। तो उसमें से कौन सा सही होगा, जो सलाल परियोजना होगा या दुलहस्ती परियोजना होगा, वो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, वो सही हो जाएंगे। तो इस तरह से रहा इस पे। और देखिए इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो ये सिंधु नदी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसी समय जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, उसी समय इसके कुछ प्रमुख नगर जो हैं वो बसे हुए थे। तो चलिए वो देख लेते हैं कौन कौन से प्रमुख नगर बसे हुए हैं। अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सिंधु नदी पे कौन कौन से प्रमुख विकसित शहर बसे हुए थे। उनमें से एक आता है चौहदड़। दूसरा जो आता है कोटदीजी, कोटदीजी। और जो झेलम नदी पे है, किस नदी पे, झेलम नदी पे, झेलम नदी पे कौन से प्रमुख शहर बसा हुआ है, श्रीनगर। श्रीनगर कहाँ बसा हुआ है, झेलम नदी पे बसा हुआ है। और रावी नदी पे कौन से शहर, प्रमुख शहर बसा हुआ है, तो रावी नदी पे हड़प्पा जो है ये प्रमुख शहर है जो कि बसा हुआ है। और इसी तरह से देखा जाए तो जो भारत के जो पुराने समय की जो नदियां हैं, उसे जैसे कुर्रम जो नदी है, इसका जो पुराना नाम था, इसका पुराना नाम कुर्भ था। कुर्रम का पुराना नाम कुर्भ था। जैसे काबुल हो गया, काबुल का प्राचीन नाम क्या था, प्राचीन नाम कुभा था। इसका काबुल का प्राचीन नाम क्या था, कुभा था। झेलम का क्या नाम था, झेलम का, झेलम का जो प्राचीन नाम था वो झेलम का प्राचीन नाम वितस्तिता था, वितस्तता। झेलम का पुराना नाम क्या था, वितस्तिता था। चिनाब का पुराना नाम क्या था, चिनाब। चिनाब नदी जो है वो क्या है, सिंधु नदी की सहायक नदी है। उसका पुराना नाम क्या था, अस्किन था। पुराना नाम क्या था, अस्किन था। चिनाब नदी का पुराना नाम क्या था, अस्किन था। रावी हो गया, रावी का पुराना नाम सतलज हो गया, सतलज, सतलुज। सतलुज का पुराना नाम क्या था, ये पुरुषड़ी। रावी नदी का क्या नाम था, पुरुषड़ी। पुरुषड़ी नदी किसका पुराना नाम था, रावी नदी का था। और सतलज जो था किस नदी का नाम था, सतुद्री, सतुद्री, सतुद्री। सतुद्री किसका नाम था, इसको शुद्ध भाषा में लिखा जाए, सतुद्री। सतुद्री किसका नाम था, सतलज नदी का नाम था। ब्यास और स्वात नदी, दो और नदियां बची हुई हैं जिसका नाम ब्यास था, और ब्यास और दूसरा नाम क्या था, स्वात नदी। ये स्वात नदी किसकी सहायक नदी है, काबुल की सहायक नदी है। तो ब्यास नदी का विपाशा था, जो प्राचीन नाम था विपाशा। और जो स्वात नदी का विकास पुराना नाम था सुवास्तु नाम था, सुवास्तु। तो इस तरह से ये जो भारत के सिंधु नदी की जो है, सिंधु नदी की जो इसकी सहायक नदी है, इसके पुराने नाम हो गए। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारे क्या हो गए, भारत के दृष्टि से सिंधु नदी ये पूरा कंप्लीट हुआ। तो आज का लेक्चर में इतना ही। तो चलिए देखते हैं जो हमारा टॉपिक चल रहा है, भारत के अफवाह तंत्र, इंडिया ड्रेनेज सिस्टम। और इंडिया ड्रेनेज सिस्टम में हम हिमालयी नदियाँ को देख रहे थे। और हिमालय नदियाँ को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया था, गंगा नदी तंत्र
और दूसरा जो हो गया सिंधु नदी तंत्र, तीसरा जो हो गया ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो हमने पहले की वीडियो में जो कवर किया है वो गंगा नदी तंत्र को देखा है और सिंधु नदी तंत्र की पूरी जानकारी को एक से जगह एकत्रित कर लिया है। और अब हम जो शुरू करेंगे वो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र शुरू करेंगे। और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो है यह भी एक प्रकार के क्या बनाती है, सिस्टम बनाती है, जिसकी मुख्य नदी क्या हो जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और इसकी जितनी भी सहायक नदियाँ होती हैं, इन सारी सहायक नदियाँ तथा मुख्य नदियों के क्रियाकलाप को, जो भी क्रियाकलाप करती है, इन सारे प्रोसेस को अगर देखा जाए तो यह एक प्रकार का तंत्र बनाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कहते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को। तो जो हमारा आज की हेडिंग हो जाएगी वह ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो फिर एक बार हमारे दिमाग में प्रश्न उठता है कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का जो है उद्गम स्थान कहाँ से माना जाता है। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का जो उद्गम स्थान है वो कहाँ से माना जाता है। तो ये हमारी जो हो गई भारत की जो सीमा हो गई, या पूर्वोत्तर जो सीमा बनाती है, या इस तरह से पूर्वोत्तर सीमा बनाती है, ये हमारी क्या हो गई, उत्तराखंड के बाद जैसे ये उत्तर प्रदेश में आती है तो ये नेपाल वाला भाग हो गया, और नेपाल वाला भाग से ये सिक्किम हो गया, और ये सिक्किम के बाद ये कहाँ जाती है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश से या मिजोरम ऐसे होते हुए कहाँ जाती है, ये त्रिपुरा वाले क्षेत्र में जाती है, और त्रिपुरा वाले क्षेत्र से यह असम, असम के बाद यह पश्चिम बंगाल में जाती है, और पश्चिम बंगाल के तमिलनाडु और केरल की तरफ टच करती हुई चली जाती है। तो जो हमारे दिमाग में प्रश्न आया है कि आखिरकार जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका जो उद्गम स्थान है वो कहाँ से माना जाता है, तो हम उसका उद्गम स्थान जो है वो मानसरोवर झील से ही इसका उद्गम स्थान माना जाता है। कौन सी झील, मानसरोवर झील। तो कौन सी झील है, मानसरोवर झील। और इसी मानसरोवर झील के इस प्रकार से देखा जाए तो एक बार फिर शुरू करने से पहले हमारे दिमाग में प्रश्न आता है आखिरकार जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका उद्गम स्थान कहाँ से माना जाता है। तो यह उद्गम स्थान जो इसका माना जाता है वो मानसरोवर झील के बगल में एक ग्लेशियर है जो चेमा युंगडुंग नाम का ग्लेशियर है। किसके बगल में है, मानसरोवर के बगल में। और मानसरोवर जो स्थित है वो तिब्बत में स्थित है, और इसी के बगल में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमा युंगडुंग, चेमा युंगडुंग। ये जो थोड़ा अजीब नाम है, ये चाइना वालों ने इसका नाम रखा है। यह यहाँ के ग्लेशियर के पानी को लेकर ब्रह्मपुत्र नदी ये आगे बढ़ती है, पूर्व की तरफ ये आगे बढ़ती है। जब यह 1250 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो तब जाकर यह कहाँ पहुँचती है, एक पहाड़ी है जिस पहाड़ी का नाम है नामचा बरवा। कौन सा पहाड़ी है, नामचा बरवा। नामचा बरवा के नाम से एक पहाड़ी है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसी पहाड़ी की वजह से यह क्या करती है, थोड़ा घूम जाती है, और घूमने के बाद ये किस स्थान पर इंटर करती है, अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है। तो जब यह नदियाँ तिब्बत में बहती है तो इसको हम क्या कहते हैं, सांगपो नाम से जानते हैं। हिंदी में सांगपो नाम ऐसे लिखा जाता है, और जो अंग्रेजी है वो TANSANGPO, ये सांगपो नाम पढ़ा जाता है, जिसमें टी जो है वो साइलेंट हो जाता है। और यह जो नदियाँ हैं वो हिमालय पर्वत के समानांतर उत्तर दिशा में बहती हुई आती है। और जब यह किस में इंटर करती है, अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है, तो इसका नाम बदलकर क्या हो जाता है, दिहांग नाम हो जाता है। क्या नाम बदलकर हो जाता है, दिहांग नाम बदलकर हो जाता है। यह जब दिहांग नाम के साथ इंटर करती है, और यह नदी जैसे यह नदी अरुणाचल प्रदेश को पार करके असम वाले क्षेत्र में जाती है तो फिर इसका नाम बदल जाता है। असम वाले क्षेत्र में इसका नाम बदलकर क्या हो जाता है, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी हो जाती है। कौन सी नदी हो जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी। किस वाले क्षेत्र में, जो असम वाले क्षेत्र में जाती है। यहाँ गारो, खासी, जयंतिया तीन पहाड़ियाँ हैं। यहाँ कौन कौन से पहाड़ी हैं, गारो, खासी, जयंतिया। और यहाँ से धुबरी नामक स्थान तक यह फिर से पश्चिम दिशा की तरफ बहती हुई जाती है, और यह मैदानी भाग में बहती है। ये कौन कौन से पहाड़ी हैं, गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी और जयंतिया पहाड़ी। ये जो तीन तरह की पहाड़ियाँ हैं यह मैदानी भाग में प्रवेश करती है। और यहीं पे एक दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है, नदी द्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है, द्वीप माजुली द्वीप। कौन सा द्वीप, माजुली द्वीप, इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, जो कि असम वाले क्षेत्र में पड़ता है। और यहीं से ये क्या काम करती है, फिर एक बार अपने दिशा को परिवर्तन करके दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है,
और यहाँ से बांग्लादेश में इंटर करती है। बांग्लादेश में जब ये इंटर करती है तो इसका नाम बदल जाता है और यह नाम बदल के क्या हो जाता है, जमुना हो जाता है। कौन सा नाम बदल कर होता है, जमुना। और इधर से जो है गंगा के नाम से नदी आ रही है जो बांग्लादेश में, उसका नाम क्या हो जाता है, पद्मा नाम हो जाता है। कौन सा नाम हो जाता है, पद्मा। यहाँ मिलने के बाद क्या करती है, मेघना के नाम से यह नदी आगे बढ़ती है। किस नाम से, मेघना के नाम से यह नदी आगे बढ़ती है और एक बहुत बड़ा विश्व का डेल्टा का निर्माण करती है, जिसको क्या कहा जाता है, सुंदरबन डेल्टा। और यह सुंदरबन डेल्टा जो है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसी में क्या पाया जाता है, सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका नाम सुंदर सुंदर नाम पड़ा और यह डेल्टा बनाती है। इस तरह से देखा जाए तो जो हमारा ब्रह्मपुत्र नदी है वो 3 देशों से प्रवाहित होती हुई, पहली जो देश है वो चाइना है। कौन सा देश है, चाइना जो देश है, इस पहला देश है चाइना और दूसरा जो देश है इंडिया। कौन सा देश, ये जो दूसरा जो देश है वो इंडिया हो गया और तीसरा जो देश है वो बांग्लादेश हो गया। कौन सा देश, बांग्लादेश। ये इस तरह से यह 3 देशों में प्रवाहित होती हुई 2900 किलोमीटर की दूरी ये क्या करती है, तय करती है। कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है, 2900 किलोमीटर की यह दूरी तय करती है। इस तरह से देखा जाए तो यह हिमालय नदी तंत्र में सबसे लंबी नदी दूरी तय करने वाली कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। हालांकि गंगा नदी जो तंत्र है वो 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है और यह दूरी कहाँ तय करती है, केवल और केवल इंडिया में तय करती है। केवल और केवल किसमें, इंडिया में तय करती है। इसलिए भारत के हिमालय नदी तंत्र में जो है गंगा नदी तंत्र सबसे लंबी नदी तंत्र हो गई। लेकिन सबसे ज़्यादा पानी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में है, क्योंकि यह 2929 किलोमीटर की दूरी तय करती है और 3 देशों में तय करती है। जो इंडिया में यह दूरी तय करती है वह दूरी हो जाती है 916 किलोमीटर की दूरी हो जाती है। इस ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है, असम का शोक भी कहा जाता है। क्यों, ये असम का शोक क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब यह नदियाँ ये कामचा बारवा पर्वत को पार करती है, चाहे जिसके कारण वो मुड़ती है, तो यहाँ बहुत तेज वेग के साथ नदियाँ आगे बढ़ती है और यहाँ के मैदानी भाग, असम के मैदानी भाग में क्या करती है, बाढ़ ला देती है। और असम के मैदानी भाग में जब ये बाढ़ लाती है तो यहाँ धन और जन की क्या होती है, हानि होती है। इसलिए इसको असम का शोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, असम का शोक भी कहा जाता है। तो ये रहा अब तक के जो नदियाँ हुई ब्रह्मपुत्र नदियाँ, तो ये कहाँ से स्टार्ट हुई, मानसरोवर झील से सेमायुंगडुंग ग्लेशियर को, कौन सा ग्लेशियर, सेमायुंगडुंग ग्लेशियर के पानी को लेकर क्या कर रही है, आगे बढ़ रही है। और आगे बढ़ने के साथ साथ यह कहाँ अपना ले जाकर पानी गिरा रही है, बे ऑफ बंगाल में। कहाँ, बंगाल की खाड़ी में। कहाँ, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में क्या करती है, अपने पानी को गिरा देती है। अब रही इसकी, आगे चलते हैं। मुख्य बात यह है कि इसके जो कुछ नदी जो हैं वो सहायक नदी हैं जो इसके बाईं ओर से आके मिलती हैं, और कुछ नदी जो हैं उसके दाईं ओर से आके मिलती हैं। तो जो इसके बाईं ओर से आके नदी मिलती है वो एक नदी है दिहांग नदी। दिवांग नदी जो है उसके बाईं ओर से आके मिलती है। तो थोड़ा सा इसको रफ करते हैं, अगर स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए। फिर इसको हम रफ करते हैं और इसके थोड़ा डिटेल में जाते हैं कि इसके दाईं ओर से कौन कौन सी नदी आ रही है और बाईं ओर से कौन कौन सी नदी आ रही है। तो इसके दाईं ओर से आने वाली जो नदी है उसमें से एक नदी है दिवांग नदी, जो कि मिसमी की पहाड़ी से निकलती है। और दूसरी नदी जो होती है लोहित नदी, लोहित नदी को खूनी नदी भी कहा जाता है। और जब यह नदियाँ आगे बढ़ती हैं तो एक और नदी आकर आपस में मिलती है। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं कि कैसे कैसे नदियाँ आगे बढ़ती है। तो फिर से हमको एक बार मैप बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम मैप देख लेते हैं कैसे कैसे बनता है। ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर का इलाका हो गया, ये उत्तराखंड का इलाका हो गया, यहाँ से उत्तर प्रदेश में आ रही है। ये नेपाल वाले बॉर्डर को, नेपाल का बॉर्डर हो गया, ये सिक्किम हो गया, यहाँ से अरुणाचल प्रदेश हो गया। अरुणाचल प्रदेश के बाद ये कहाँ गया, त्रिपुरा में, त्रिपुरा के असम वाले क्षेत्र में चला गया। यहाँ से पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र को क्या करती है, टच करती है और यहाँ से नदी आगे बढ़ जाती है। और जो हमारी नदी आ रही है ब्रह्मपुत्र नदी, वो ऐसे हमारी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, क्या कर रही है, बढ़ रही है। यहाँ से अरुणाचल प्रदेश में इंटर की और ऐसे जाकर असम में इंटर की, असम में इंटर करने के बाद कहाँ जाके गिर गई, बांग्लादेश में जाके गिर गए।
तो इसकी जो प्रथम नदी आके मिलती है, एक नदी है जिसका नाम है दिवांग नदी। कौन सी नदी? दिवांग नदी। यह नदी कहाँ से निकल रही है? मिसमी की पहाड़ी से निकल रही है। मिसमी की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? मिसमी की पहाड़ी से निकलती है। और यह नदी अपने पानी को ब्रह्मपुत्र नदी में ले जाकर छोड़ देती है। दूसरी नदी इसके जो बाईं ओर से आकर मिलती है, लोहित नदी। कौन सी नदी? लोहित नदी। इसको खूनी नदी भी कहते हैं। कौन सी नदी कहते हैं? खूनी नदी। यह नदी जो है अपने पानी को ले जाकर कहाँ छोड़ती है? ब्रह्मपुत्र नदी में छोड़ देती है। तीसरी जो नदी आती है वो नदी आती है धनसिरी नदी। कौन सी नदी आती है? धनसिरी नदी आती है। कौन सी नदी? धनसिरी नदी। और धनसिरी नदी भी अपने पानी को कहाँ छोड़ती है? ब्रह्मपुत्र नदी में छोड़ती है। चौथी नदी जो आती है इसमें जो नदी वो कपिली नदी हो गई। और कपिली नदी भी अपने पानी को कहाँ ला के छोड़ती है? ब्रह्मपुत्र नदी में छोड़ती है। इस तरह से इसके बाईं ओर से आने वाली कुछ प्रमुख नदियां हैं, और इसके दाईं ओर से आने वाली जो नदियां का नाम है उसको दूसरे कलर से लिखते हैं। और देख लीजिए, तिब्बत से एक नदी आती है और आकर इसमें मिलती है। इसका नाम होता है सुबनसिरी नदी। कौन सी नदी? सुबनसिरी नदी। सुबनसिरी नदी है। सुबनसिरी नदी जो निकलती है वो तिब्बत वाले क्षेत्र से निकलती है। और यहाँ से नदियाँ आकर ब्रह्मपुत्र नदी में अपने जल, वर्षा के जल को क्या करती है? प्रवाहित कर देती है। और दूसरी नदी आती है जो आकर इसमें मिलती है, और रंगा नाम पे आती है नदी। कौन से? रंगा नाम की नदी आती है। और जो तीसरी नदी आती है जो धनसिरी धुबरी नामक स्थान पे मिलती है, उसका नाम जो होता है संकोच नदी। कौन सी नदी? संकोच नदी। संकोच नदी कहाँ आके मिलती है? धुबरी नामक स्थान पर आके ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। और जो एक चौथी नदी आती है जो यहाँ अ, कौन से ग्लेशियर से निकलती है? चौथी नदी जो है वो मानसरोवर झील के बगल में एक झील है, चोलामो झील। कौन सी झील? चोलामो झील। और चोलामो झील से ये क्या करती है? यह नदी निकलती है जिसका नाम तीस्ता नदी है। और यह तीस्ता नदी क्या करती है? कौन सी नदी? तीस्ता नदी। और तीस्ता नदी कहाँ जाके मिलती है? ब्रह्मपुत्र नदी में आके मिलती है। यानी अर्थात अपने वर्षा के जल को जितनी भी जल लाती है वो ब्रह्मपुत्र नदी में ला के छोड़ देती है। और ब्रह्मपुत्र नदी अंततः ले जाकर बांग्लादेश में गिरा देती है। इस तरह से आप देखें उसके सारे प्रमुख नदियाँ जो हैं, और तथा उसके सारे बाईं ओर से आने वाली और दाईं ओर से आने वाली जो सहायक नदियाँ हैं उसको हमने इसमें कवर किया। और इसके कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको हम देख लेते हैं। अगर नोट में लिखना चाहें तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम उस नोट को लिखवा देते हैं कि कौन कौन सी नदियाँ जो हैं इसकी प्रमुख नदियाँ हैं, प्रमुख जो तत्व हैं वो कौन कौन से प्रमुख हैं, जो इस महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो कौन कौन सी हैं उसको हम देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी इसकी प्रमुख बातें हैं। तो नोट बना के लिख लीजिएगा। अगर लिखना चाहें तो आप लोग नोट बना के लिख सकते हैं कि इसकी जो प्रमुख बातें हैं कौन कौन सी होती हैं। पहला जो इसकी प्रमुख बातें हैं, यह प्रमुख बातें कौन सी हैं? यह मानसरोवर झील से, कहाँ से? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के बगल से, मानसरोवर, कौन से? मानसरोवर झील से इसका उद्गम स्थान माना जाता है। इसका क्या माना जाता है? झील से उद्गम स्थान माना जाता है। उद्गम स्थान माना जाता है। और दूसरी जो है इसका दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है, यह तीन देश में क्या होती है? प्रवाहित होती है। ब्रह्मपुत्र नदी तीन देश में प्रवाहित होती है। ब्रह्मपुत्र नदी, कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी तीन देश में प्रवाहित होती है। तीन देश कौन कौन से होते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। कौन कौन से? एक तो हो जाता है चाइना, दूसरा जो हो जाता है इंडिया यानी अर्थात भारत, और तीसरा जो हो जाता है बांग्लादेश। कौन सा? बांग्लादेश। तीसरा जो हो जाता है बांग्लादेश। और यह दो राज्यों में होकर प्रवाहित होती है। कौन कौन से दो राज्य में? ब्रह्मपुत्र नदी, कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी दो राज्यों में प्रवाहित होती है। भारत के दो राज्यों में प्रवाहित होती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के दो राज्यों में प्रवाहित होती है। दो राज्य कौन कौन से हैं इसको देख लेते हैं। एक तो है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? एक अरुणाचल प्रदेश, दूसरा कौन सा है? असम। ये तीन नदियों में, दो देशों में क्या होती है? प्रवाहित होती है। जो इसकी चौथी बात है, यह विश्व किसकी? यह भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप जो है, भारत की सबसे बड़ी
सबसे बड़ी जो नदी द्वीप है, कौन सी द्वीप, नदी द्वीप, वो कौन सा है, माजुली द्वीप। कौन सी है, माजुली द्वीप, माजुली नदी द्वीप है। कौन सी, माजुली नदी द्वीप, जो कहाँ है, वो असम में स्थित है। कहाँ स्थित है, असम में स्थित है। जो इसकी पांचवी है वो मुख्य बातें जो है, इसमें दो नदियाँ, एक तो लोहित नदी है। कौन सी नदी, लोहित नदी, और दूसरा जो है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी। और दोनों नदियों पे, ब्रह्मपुत्र नदी, इन दोनों नदियों पे कौन से पुल का निर्माण हुआ है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मान लीजिए ये लोहित नदी है, इस पे दो एक पुल का निर्माण हुआ है। इस पुल का नाम है भूपेन हजारिका पुल है। कौन सा पुल है, भूपेन हजारिका पुल। कौन सा पुल, भूपेन हजारिका पुल, हजारिका पुल। ये भूपेन हजारिका जो पुल है, इसको 2017 में नरेंद्र मोदी सरकार ने, कौन सी सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार ने इस पे क्या किए थे, उद्घाटन किया था, उद्घाटन किया था। जो नरेंद्र मोदी सरकार है, इसका उद्घाटन किया था, जो कि डॉक्टर मनमोहन सरकार ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो सरकार थी, वो 2010 में, 2010 में और 2011 में क्या किया गया था, इसकी नींव रखी गई थी। यह दो शहर को जोड़ता है। यह दो शहर कौन कौन से हैं, धौला और सदिया। इसको धौला सदिया के नाम से, पुल के नाम से भी जाना जाता है। कौन कौन सा शहर है, एक है धौला और दूसरा तरफ क्या है, सदिया। इसको धौला और सदिया पुल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, धौला सदिया पुल के नाम से जाना जाता है। धौला सदिया पुल के नाम से भी जाना जाता है। जिस पुल की लंबाई है, इस पुल की लंबाई जो है वो 9.15 किलोमीटर की है। पुल की लंबाई जो है 9.15 किलोमीटर की क्या है, इसकी लंबाई है। इस पुल की कितनी लंबाई है, 9.15 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह 2010-11 में नींव किसने रखा था, डॉक्टर मनमोहन सरकार ने। कौन से, मनमोहन सिंह की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी। मनमोहन सिंह की सरकार में इस पुल का जो है नींव रखा गया था, जो कि यह एक महत्वपूर्ण बातें हो गई। और ये किस नाम से, किस नदी पे बनी है, ये लोहित नदी नाम पे बनी है। और ब्रह्मपुत्र नदी नाम पे जो बनी है वो बोगीबील नाम पे बनी है। यह एक ब्रह्मपुत्र नदी हो गया, कौन सी नदी हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी। इस ब्रह्मपुत्र नदी पे फिर एक पुल बना हुआ है। इस पुल का नाम जो है बोगीबील है। कौन सा नाम, बोगीबील। कौन सा नाम है, बोगीबील। यह कहाँ कहाँ जोड़ती है, एक तो ये डिब्रूगढ़, असम के डिब्रूगढ़ से लेकर जो है पासीघाट को जोड़ती है। असम के किसको, डिब्रूगढ़, कहाँ, डिब्रूगढ़, असम के डिब्रूगढ़ जगह से लेकर, ये कहाँ पड़ता है, असम में पड़ता है। असम के डिब्रूगढ़ से लेकर या अरुणाचल प्रदेश के कहाँ पड़ती है, पासीघाट को जोड़ती है, पासीघाट को, जिसकी लंबाई है 4.98 किलोमीटर। इस पुल की लंबाई कितनी है, 4.98 किलोमीटर इसकी लंबाई है। लंबाई है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पुल है, जो कि परीक्षाओं में यह सीधे सीधे पूछ ली जाती है। यह पुल है जो कि इस पे 3 लेन का क्या है, सड़क बना हुआ है। इस ब्रह्मपुत्र नदी थी, कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो इस तरह से हम ब्रह्मपुत्र नदी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देखें, और इस तरह से यह ठीक है, हिमालय नदियाँ हैं उसको हम कंप्लीट किए तीनों। और आगे की जो हम लेक्चर लेंगे उसमें हम प्रायद्वीपीय नदियाँ को कवर करेंगे। यहीं पे हम अपना लेक्चर को समाप्त करते हैं। और यह वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ताकि इस वीडियो का लाभ आपके दोस्तों को भी हो सके। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो इस वीडियो का लाभ आपको हो सके। और वीडियो कैसा लगा अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।